Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो कई परिवारों के मन में उठता है। घर में होने वाला एक आम झगड़ा, एक मामूली कहासुनी, क्या वो आपको अदालत के चक्कर कटवा सकती है? क्या वो एक आपराधिक मामला बन सकती है? चलिए सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। जरा सोचिए, परिवार में अक्सर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कभी कभी कुछ मांगे भी होती हैं, लेकिन वो कौन सी महीन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक पारिवारिक विवाद एक गंभीर क्रिमिनल केस बन जाता है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला दिया है वो इसी लाइन को और भी ज्यादा साफ करता है, और इसका सीधा असर हमारे पारिवारिक रिश्तों और हमारे कानूनी अधिकारों पर पड़ता है। तो आज हम इस पूरे मामले को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। फिर हम उन कानूनों को देखेंगे जो ऐसे मामलों में सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक ही मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में फर्क था। और सबसे जरूरी बात, हम अस्पष्ट और विशिष्ट आरोपों के बीच के बड़े अंतर को समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस एक फैसले का हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। देखिए, कानून की बातें अक्सर सुखी लगती हैं, लेकिन हर कानूनी केस के पीछे एक इंसानी कहानी होती है, कुछ भावनाएं होती हैं। तो चलिए पहले उस कहानी को समझते हैं जिसने इस पूरे कानूनी सवाल को जन्म दिया। तो ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2019 में, जब एक जोड़े की शादी हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, या शायद नहीं, क्योंकि 2 साल बाद 2021 में पति ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी। और फिर देखिए कहानी में मोड़ कहाँ आता है। इसके ठीक 1 साल बाद 2022 में पत्नी अपने पति, सास ससुर और ननद के खिलाफ एक क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करवाती है। अब ये जो घटनाओं का क्रम है ना, कि पहले तलाक की अर्जी और फिर 1 साल बाद एफआईआर, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि कोर्ट ने इस टाइमिंग पर कितना ध्यान दिया। तो कहानी का बैकग्राउंड तो हमें पता चल गया। अब देखते हैं कि इसमें कानून की एंट्री कैसे हुई। पत्नी ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही गंभीर कानूनों का इस्तेमाल किया, जो खासकर घरेलू विवादों के लिए ही बने हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कानून है इंडियन पीनल कोड की धारा 498A। देखिए, ये कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि शादीशुदा महिलाओं को उनके पति या ससुराल वालों की तरफ से होने वाली किसी भी तरह की क्रूरता से बचाया जा सके। ये क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। इसका मकसद बहुत साफ है, शादी जैसे रिश्ते में किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकना और उसे गंभीर अपराध बनाना। दूसरा कानून जो इस केस में इस्तेमाल हुआ वो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी दहेज निषेध अधिनियम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कानून दहेज के किसी भी तरह के लेन देन को एक अपराध मानता है। और इस खास मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनसे एक BMW कार की मांग की गई थी, जो सीधे सीधे इस कानून के दायरे में आता है। तो अब तक की तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ पति ने तलाक मांगा और उसके जवाब में 1 साल बाद पत्नी ने पति समेत पूरे परिवार पर क्रूरता और दहेज मांगने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। और बस यहीं से एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई, जो छोटी अदालतों से होते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। अब जब ये केस पटना हाईकोर्ट में पहुंचा तो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी बात हुई। कोर्ट ने एक ही जैसे आरोपों पर परिवार के अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग फैसले सुना दिए, और हाई कोर्ट का यही फैसला इस केस का सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा बन गया। और यहीं पर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। आप देखिए, पत्नी ने अपनी शिकायत में ननद और सास ससुर दोनों पर लगभग एक जैसे ही आरोप लगाए थे, जिन्हें कानूनी भाषा में जनरल और ओमनिबस कहते हैं, मतलब कि गोलमोल आरोप। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला था। कोर्ट ने ननद के खिलाफ तो केस ये कहकर रद्द कर दिया कि आरोप बहुत सामान्य है, उनमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन उन्हीं सामान्य आरोपों के आधार पर सास ससुर के खिलाफ केस को जारी रखने का आदेश दे दिया। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने सबको उलझा दिया।
अब हाई कोर्ट के इस कंफ्यूजिंग फैसले से परेशान होकर सास ससुर ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने चीजों को बिल्कुल साफ कर दिया और भविष्य के लिए एक नज़ीर पेश की। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे दमदार हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में जो कहा वो ऐतिहासिक है। कोर्ट ने कहा, बहू से झगड़ा करना कोई आपराधिक अपराध नहीं है। अब इस सुनने में एक बहुत ही सीधी सादी लाइन लगती है, लेकिन इसके कानूनी मायने बहुत गहरे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि रोजमर्रा की नोक-झोंक, सास बहू के बीच होने वाले आम झगड़ों को आधार बनाकर किसी पर धारा 498A या दहेज कानून जैसा गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे ठोस वजहें थी। पहली वजह, कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट ने एक ही स्थिति में मौजूद ननद और सास ससुर के लिए अलग अलग पैमाने अपनाकर गलती की। ये कानून के नज़रिए से ठीक नहीं था। दूसरी वजह, सास ससुर के खिलाफ जो एकमात्र अलग आरोप था वो था झगड़ा करना, जो अपने आप में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह वो थी एफआईआर की टाइमिंग। एफआईआर पति के तलाक की अर्जी देने के पूरे 1 साल बाद दर्ज हुई थी। कोर्ट को लगा कि इस देरी से ये शक पैदा होता है कि कहीं ये शिकायत तलाक के मामले में दबाव बनाने के लिए काउंटर ब्लास्ट यानी एक जवाबी हमले के तौर पर तो नहीं की गई है। इस पूरे फैसले ने एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को फिर से सबके सामने रखा है। वो सिद्धांत है अस्पष्ट और विशिष्ट आरोपों के बीच का फर्क। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। बाईं तरफ है सामान्य आरोप, जैसे ये कहना कि वे मेरे साथ क्रूर थे या उन्होंने दहेज मांगा। ये बातें बहुत गोलमोल हैं, इनमें ये साफ नहीं है कि किसने कब क्या किया। वहीं दाईं तरफ है विशिष्ट आरोप, जैसे कि फला तारीख को इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये स्पेसिफिक काम किया या फला तारीख को इस व्यक्ति ने मुझसे एक BMW कार मांगी। कानून को जांच करने और सच्चाई तक पहुंचने के लिए ऐसे ही ठोस और विशिष्ट आरोपों की जरूरत होती है, सिर्फ सामान्य बातों की नहीं। तो चलिए इसे एक बार फिर से दिमाग में बिठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आपको किसी रिश्तेदार के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाना है तो सिर्फ ये कह देना कि सबने मिलकर मुझे परेशान किया काफी नहीं होगा। आपको साफ साफ बताना होगा कि किस व्यक्ति ने कब और क्या किया। हर आरोपी की भूमिका अलग अलग और स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। तो अब इस सब का मतलब क्या है? इस एक फैसले का असर सिर्फ इस एक परिवार पर नहीं बल्कि देश में चल रहे हजारों पारिवारिक विवाद के मामलों पर पड़ेगा। चलिए इसके व्यापक प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम 5 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली, अब सिर्फ सामान्य आरोप लगाकर ससुराल वालों को क्रिमिनल केस में घसीटना मुश्किल होगा। दूसरी, शिकायत में हर आरोपी की भूमिका को साफ तौर पर बताना ही होगा। तीसरी, ये फैसला इन कानूनों के गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद करेगा ताकि कोई इन्हें बदला लेने या परेशान करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल न कर सके। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, ये समझना होगा कि ये फैसला उन असली पीड़ितों की सुरक्षा को ज़रा भी कम नहीं करता जिनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए ठोस और विशिष्ट सबूत हैं। और 5वीं बात, याद रखिए, इस केस में भी पति के खिलाफ मुकदमा अभी भी चल रहा है क्योंकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप ज्यादा विशिष्ट थे। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारा कानूनी सिस्टम ये संतुलन कैसे बनाए? एक तरफ उसे उन लोगों की सुरक्षा करनी है जो सच में घरेलू क्रूरता के शिकार हैं, और दूसरी तरफ उसे ये भी सुनिश्चित करना है कि इन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को परेशान ना किया जाए। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस संतुलन को बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।